हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आइए आज फिर हम जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लास्ट टॉपिक लेकर आपके बीच में हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनमो, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि डायनमो जनित्र क्या होता है, डायनमो किसको कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसकी संरचना क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, अनुप्रयोग क्या है। इन पॉइंट्स के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे, यानी कि कंप्लीट पूरी तरीके से जो एसी जनरेटर है या जिसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जनित्र या डायनमो कहते किसको है। तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार, जैसे हम यूज़ करते हैं जनरेटर कि व्यवहारिक जीवन के अंदर कई जगह अपन जनरेटर वर्ड का यूज़ किया जाता है। वास्तव में वह उससे आशय हमारा यही होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो। डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो जनित्र किसको बोलेंगे, जनरेटर किसको बोलेंगे, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे यंत्र को हम जनरेटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसको कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी यदि हम देना चाहें तो एक ऐसा उपकरण, ऐसा यंत्र जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदला जा सकता हो, ऐसे यंत्र को या ऐसे जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रही होगी कि और भी कोई जनित्र होता है क्या? तो बिल्कुल होता है, डीसी बोलते हैं जिसको, दिष्ट धारा जनित्र भी होता है। डीसी को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी आपकी जो बात में अभी सिलेबस के अंदर है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बात है और उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि सबसे पहले तो जनित्र कहते किसको हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल दे वो जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसको बोलते हैं, एक ऐसा जनित्र जिसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा प्रत्यावर्ती धारा में बदली जा सकती हो या बदलती हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसका सिद्धांत, कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सामान्य तौर पे अपन सीधे सीधे इसको बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत बेसिकली क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हम क्या करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हम ये बोलते हैं कि जब कहीं पर भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो वहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि कहीं ना कहीं हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर और विद्युत धारा पैदा करेंगे। अभी कैसे और आगे मैं बताऊंगा, इसमें बात करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है संरचना, कि संरचना, इसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप से ये रहता है, इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मेनली इसके अंदर जो मैंने चित्र पहले से बना के यहाँ पे बताया हुआ है आपको सामने, और इसके जो पार्ट हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो मेनली 4 पार्ट इसके मुख्य रूप से होते हैं। सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा होगा इस साइड में N और S, ये चुंबक मैग्नेट्स होते हैं, ये है ना। और मैग्नेट्स भी ये इस टाइप से कट कर रखे हैं इनको, ऐसे इस टाइप से अवतल बेलनाकार कटे हुए, इस टाइप से जो है अवतल बेलनाकार कटे हुए हैं। ये हम पहले भी वहाँ देख चुके हैं कि इस टाइप के अवतल बेलनाकार क्यों काटे जाते हैं, क्योंकि जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने के लिए इसको रेडियल कर दिया जाता है, जिससे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पावरफुल यहाँ पर हमें मिल सके। जो छोटे जनरेटर होते हैं तो छोटे जनरेटर के अंदर तो जो है इस टाइप के नॉर्मल मैग्नेट्स ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जहाँ बड़े बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न करने की बात होती है तो वहाँ पर विद्युत चुंबकों का सहारा लिया जाता है, बड़े बड़े विद्युत चुंबक वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो पहला पार्ट आपको समझ में आया, क्षेत्र चुंबक दोनों, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जाता है, क्षेत्र चुंबक कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है इसका आर्मेचर, आर्मेचर ABCD, जैसे ये है, ये आर्मेचर ABCD,
जो है इसके अंदर आर्मेचर है। आर्मेचर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं कि आर्मेचर क्या होता है कि जैसे एल्यूमिनियम की कॉइल हुई या नर्म लोहे की जो रॉ एक ऐसी कुंडली बनाई जाती है, उसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है और तांबे के तार लपेटने के बाद में जो आपको कुंडली प्राप्त होगी वो पूरी की पूरी कॉइल जो है क्या कहलाएगी, आपकी आर्मेचर कहलाएगी, है ना। मतलब नर्म लोहे की ऐसी बोलते थे ना अपन एक के ऊपर एक पट्टी का रख के और बना ली जाए और उसके ऊपर ऐसे 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 करके और जो है कॉपर वायर लपेट दी जाए तो प्राप्त जो रहेगा इसको अपन बोलेंगे आर्मेचर। ये आर्मेचर इसमें ABCD, ठीक है। ये आर्मेचर के बारे में भी अपने को इसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, एक एक दो दो लाइन सबकी लिखेंगे कि आयताकार कुंडली होती है जो मुलायम लोहे की पटली के ऊपर तांबे के तार से लपेटकर बनाई जाती है। विद्युत रोधी तार जो रहते हैं उसको लपेटकर और बनाई जाती है। आर्मेचर जो रहता है इसको किसी भी साधन से घुमाया जाता है, बीच में ये घूम सकता है, रोटर होता है इसका, उसके साथ ये घूम सकता है। इसके बाद में जो तीसरा वाला पार्ट इसका आता है वो है सर्पी वाला है। यहाँ पे आपको S1 और S2 दो रिंग्स दिखाई दे रही है, ये गोला बना रखा मैंने S1 S2, ये दो सर्पी वलय हैं। ये सर्पी वलय वास्तव में तांबे की बनी हुई दो रिंग्स होती है जो एक ही अक्ष के ऊपर, जिसका जो है अक्ष क्या होता है, समान होता है। जैसे ये है तो ये इसी अक्ष के ऊपर ये दोनों इस टाइप से आर्मेचर से जुड़ी हुई होती है, आर्मेचर की जो भुजाएं हैं उससे जुड़ी होती है। जैसे ये S1 आपको दिख रहा है, ये इस भुजा से जुड़ा हुआ है और जो S2 है वो इस भुजा से जुड़ा हुआ है, दूसरी आर्मेचर की दूसरी भुजा से जुड़ा हुआ है। तो ये आर्मेचर के एक एक सिरे से जुड़ी हुई होती है। सर्पी वलय S1 और S2, सर्पी वलय मीन्स स्लिपरी रिंग्स बोलते हैं इसको। इसमें ये स्लिप्स करती जाती है, घूमती जाती है, ऐसे इसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो आर्मेचर जैसे जैसे घूमेगा उसी के साथ साथ ये सर्पी वलय भी साथ के साथ उसमें घूमती जाती है, घूमेगी, साइड्स चेंज करेगी अपनी। फिर लास्ट में जो चौथा वाला जो इसका है वो है ब्रश B1 और B2। ये कार्बन या किसी अन्य धातु की पत्तियां होती है और ये फिक्स होती है, ये स्थायी यहाँ पर रहती है और इनके बीच में जो है एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसके थ्रू अपन आउटपुट प्राप्त करते हैं, धारा का आउटपुट हम इसके थ्रू यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये इसकी संरचना है। फिर से बता दें, 4 पॉइंट है संरचना में। पहला क्षेत्र चुंबक है, ये छोटे डायनामो में होता है तो एक नाल चुंबक के समान रहता है, जबकि जहाँ बड़े बड़े डायनामो होते हैं वहाँ पे शक्तिशाली विद्युत चुंबक का यूज़ किया जाता है। आर्मेचर के बारे में अपन ने बता दिया कि ये जो है आर्मेचर आयताकार कुंडली होती है ना, और उसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट कर बनाया जाता है और इसको किसी साधन द्वारा घुमाया जाता है। ये आर्मेचर हो गया। सर्पी वाला हमने बता दिया S1 और S2 दो जो है कॉपर की या तांबे की दो रिंग्स होती है जिनका अक्ष एक ही होता है, एक ही अक्ष पर ये रहती है। और जो सर्पी वलय होती है वो आर्मेचर के भुजाओं से, एक एक भुजा से सर्पी वलय जुड़े हुए होते हैं जो कि इसके साथ साथ आर्मेचर के साथ साथ घूमते रहते हैं। फिर एक और पॉइंट है आपका ब्रश B1 और B2 कार्बन की या किसी अन्य धातु की दो पत्तियां होती है जो स्थायी होती है और सर्पी वलय को स्पर्श करती रहती है, हमेशा सर्पी वलय को छूती रहती है। कि B1 है वो आपका जो है S1 को छूती रहेगी और B2 है वो S2 को टच करती रहेगी हमेशा। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है, ये इसकी संरचना है। ये आपको समझ में आया होगा कि संरचना किस प्रकार से। अब हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं, इसकी मैकेनिज्म, इसकी कार्यविधि कि इसकी कार्यविधि कैसे ये कार्य करता है। तो जब ये आर्मेचर है, देखो आर्मेचर के अंदर ये ABCD आर्मेचर है और ये इसका क्या है, ये अक्ष है जिसके, या यूं कहें कि जिसके सापेक्ष इस आर्मेचर को घुमाया जा सकता है। तो सबसे पहले इस आर्मेचर को जैसे ही हम घुमाएंगे तो अपन देखेंगे कि ये जो मान लीजिए इस टाइप से आपका आर्मेचर है, मान लीजिए इधर से आपका मैग्नेट, एक मैग्नेट इधर लगा हुआ है, एक मैग्नेट इधर लगा हुआ है ना, मतलब इधर N है और इधर ऐसे ऐसा मान ले थोड़ी देर के लिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर जा रही है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र ये है। तो आपका जो आर्मेचर है वो आर्मेचर इस टाइप से बीच में है। तो ऐसी स्थिति में यदि है तो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत कम है। अब इसको अगर अपन घुमाते हैं, मान लीजिए इसको अंदर लाते हैं या इसको बाहर की तरफ लाते हैं, ऐसे इस तरफ बाहर की तरफ लाते हैं, तो इस आर्मेचर के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेगी। अभी यहाँ पर बहुत कम है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी और
यहाँ तक आएगी तो मैक्सिमम चुंबकीय बल रेखाएं इसमें क्या आएगी, चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम मान हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे जाएगा तो फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम 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 होते 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 यहाँ जब ये आएगा तो इसका मान कम हो जाएगा। तो देखिए इसने यहाँ से क्या किया, जैसे यहाँ से अपन चले थे तो यहाँ से चले इस कंडीशन में है ये आर्मेचर आपका, तो यहाँ इस स्थिति में है। इस स्थिति में चुंबकीय बल रेखाएं बहुत कम इसके या नहीं के बराबर जाएगी चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बिल्कुल कम होगा। अब ये इसको अपन ने आगे बढ़ाया तो इसके अंदर से होके गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन हुआ है ना। यहाँ से जैसे ही परिवर्तन होगा ये भुजा आगे बढ़ी, ये भुजा इधर आई, ऐसे घुमाया इसको, ये मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होके और फिर वापस मिनिमम धीरे 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 इस टाइप से आया। तो एक आधा चक्कर पूरा लगाया इसने। ये भुजा जो ए बी भुजा है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये ए बी भुजा है और ये सी डी भुजा है, तो ए बी भुजा टर्न होके ऐसे यहाँ से यूँ आई यूँ आई यूँ आई और ए बी भुजा यहाँ चली गई और सी डी भुजा यहाँ आ गई। ये आधा चक्र हुआ पूरा यहाँ से यहाँ तक आर्मेचर का। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं जो आपकी आर्मेचर है, जो कुंडली है, उसके अंदर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लगातार बदल रही है, जिससे वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स का मान जहां बदलता है वहां पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। फेराडे साहब ने कहा है चुंबकीय फ्लक्स का मान जहां बदलता है वहां पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये वर्किंग है कि भाई ये ऊपर की तरफ आ रहा है, सपोज करें इसको अपन क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ ला रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये भुजा कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, है ना। इसको अपन बोल रहे हैं कि ये जो आपकी भुजा है, ये वाली भुजा ए बी भुजा, ये ऊपर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ ला रहे हैं, तो ये वाली नीचे की तरफ जा रही है, इधर वाली, है ना। तो यहाँ पर जो धारा, प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी उसकी दिशा क्या होगी, ये एक इम्पोर्टेंट थोड़ी सी बात रहती है यहाँ पर कि मान लीजिए इस ए बी भुजा को हम ऊपर की तरफ ला रहे हैं, इधर इधर इसको ऐसे घुमा रहे हैं, इस टाइप से राउंड ले रहे हैं, तो ये ए बी भुजा ऊपर की तरफ ऐसे आ रही है तल के ऊपर और ये सी डी भुजा नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा तो उत्पन्न होगी है, क्यों उत्पन्न होगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो उस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, इस पर आप ध्यान देना। तो इसके लिए फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है उसकी अपन बात करें कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो क्या कहता है कि अपन जो है उंगली, जो आपका अंगूठा है और फ्लेमिंग का दायां हाथ लिया तो दायां हाथ का अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार से फैलाओ के परस्पर लंबवत हो, है ना। और फिर ये कहते हैं कि यदि अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को बताए और तर्जनी या गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ये आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फिर से बता देता हूँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहलाता है कि अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार से फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत रहे। अब यदि जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, मतलब जिधर जा रहा है उधर, और जो आपकी तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, तो जो आपकी मध्यमा है, ये मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। तो यहाँ देखते हैं अपन थोड़ा सा, ये मेरा राइट हैंड है, दायां हाथ है, और ये यूँ कह रहे हैं कि ये चालक बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो ये अंगूठा है आपका, तो अंगूठे की दिशा इधर हुई है, ये चालक की गति की दिशा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर से इधर है, ये एन से एस की तरफ, ये बी, इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र है इसके अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र को ये शो कर रहा है, चालक की गति की दिशा को ये शो कर रहा है, तो करंट किधर फ्लो हो रहा है, मध्यमा करंट को बता रही है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पर करंट की दिशा क्या हुई, ये इस तरफ। अब ये वाली आर्म की बात करें अपन, इसको अपन कहाँ ले जा रहे हैं, नीचे की तरफ। ये ऊपर आ रही है तो ये स्वाभाविक है नीचे की तरफ जा रही है, तो ये नीचे की तरफ यदि जाती है तो चालक की गति काई से बताते हैं, अंगूठे से। तो अंगूठे को किया इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र को तर्जनी से, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, ये देखिए आप, ये अंगूठा इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, और मध्यमा चालक प्रेरित धारा की दिशा, तो ये प्रेरित धारा की दिशा किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ। तो प्रेरित धारा की दिशा कहाँ हुई, ऐसे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ए बी सी डी से होते हुए ऐसे हुआ, ऐसे आया, यहाँ आया, और यहाँ से B1 से होते हुए यहाँ आया, यहाँ स्लिपरी नहीं सॉरी, यहाँ देखिए आप, यहाँ आया, यहाँ आया,
तो इसमें से आया और ये B2 पे आया और B2 से होके और ये कहीं पे गया, B2 से होके और B1 पे गया और B1 से होके फिर वापस इस टाइप से आया। देखिए यहाँ से ये इधर करंट आया यहाँ पर एरो, यहाँ से करंट इधर आया और ये इसके अंदर होके जा रहा है तार, ये टच नहीं कर रहा है, ये इस रिंग के अंदर होके जा रहा है और कहाँ जा रहा है, B2 पर जा रहा है। तो B2 से इसमें B2 पे टच किया तो ये यहाँ से B2 से और B1 की तरफ, तो यहाँ जो करंट फ्लो हुआ वो कैसे हुआ, B2 से B1 की तरफ, B2 से B1 की तरफ हुआ। इसकी दिशा क्या हुई, B2 से B1 की तरफ। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि प्रथम अर्ध चक्र के अंदर जो पहला अर्ध चक्र है, उस पहले अर्ध चक्र में जो ABCD इसकी आर्मेचर की जो भुजाएं हैं, AB वो ऊपर की तरफ आ रही है, CD भुजा नीचे की तरफ जा रही है और इस स्थिति में धारा की दिशा A से B और C D होते हुए B2 से B1 की ओर आती है। पहली स्थिति है ना। अब इसको पूरा घुमा दिया अपन ने और घुमाने के बाद इसकी स्थिति अभी जैसे हाफ सर्किल ये हो गया पूरा, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट करके हमने क्या किया था, इसको ऐसे घुमा के ये AB है, ऐसे घुमा के यहाँ आ गए, इस स्थिति में आ गए। अब AB भुजा आपकी कहाँ आ गई, इस तरफ, और CD भुजा कहाँ आ गई, इस तरफ। देखो ये AB थी आपकी, ये वाली भुजा क्या थी, AB, ये आपकी CD। चाहे तो अपन यहाँ पे लिख के भी समझा सकते हैं, ये आपकी क्या है, A, ये B, ये C और ये D है ना। ये A है, मतलब ये भी आपकी क्या है, A है, ये B है, ये C है और ये D है। देखिए अब ये A B C D ये स्थिति है। इसको हमने घुमाया ऐसे कि इस AB को ऊपर की तरफ लाए, CD को नीचे की तरफ ले गए, ऐसे घुमाते इस कंडीशन में लिया। हाफ सर्किल हो गया। अब AB भुजा कहाँ चली गई आपकी, AB भुजा उस तरफ आ गई और CD भुजा कहाँ आ गई, इस तरफ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से फिर चलेगा तो क्या होगा, CD ऊपर की तरफ आएगा और AB अब नीचे की तरफ आएगा। तो CD को फिर ऊपर की तरफ लाओ, तो CD को अपन क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे, तो AB कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो अब इस स्थिति में फिर करंट की जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, तो देखिए CD कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, वही ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो करंट की दिशा किस तरफ हुई, तो करंट की दिशा इस तरफ हुई। ठीक है, फिर BA कहाँ जा रहा है, AB कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, AB नीचे की तरफ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, करंट की दिशा नीचे की तरफ हुई, तो यहाँ पे करंट की दिशा इस तरफ हुई। तो देखिए अब यहाँ से जो चले अपन, तो धारा की दिशा क्या हो गई, DCBA, यहाँ पे क्या थी, ABCD होती हुई B2 से B1 की ओर थी। यहाँ देखें तो DCBA, अब ये यहाँ A वाले में आई, जैसे यहाँ आई ये कहाँ गई, B1 पे गई, है ना, और B1 से फिर ऐसे होके और B2 पे आई, फिर B2 से ऐसे गई। तो यहाँ जो दिशा है वो क्या हो गई, B1 से B2। तो दोनों में देखिए फर्क है, यहाँ B2 से B1 की तरफ गई, यहाँ B1 से B2 की तरफ गई, मतलब आधे चक्र में जो है यहाँ से यहाँ तक गई, है ना। जैसे जैसे आपका चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता गया, धीरे धीरे मैक्सिमम हुआ, फिर वो पलटी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे जीरो हुआ, फिर दिशा बदल गई, दिशा बदल के फिर मैक्सिमम हुआ और फिर मिनिमम हुआ। तो इस प्रकार का चक्र यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ। तो ये जो चक्र प्राप्त हुआ, जब धारा एक ही दिशा में अधिकतम, फिर शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर शून्य होती है, तो इस प्रकार प्राप्त धारा को अपन प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इस पूरे जनित्र से जो है हमें इस प्रकार जो है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो रही है। ये आपको समझ में आया होगा, पूरी की पूरी इसका फंक्शनिंग है, पूरी इसकी कार्यविधि है। अगर हम सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो सिद्धांत के अंदर हम ये भी बता सकते हैं कि जो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो फाई इज इक्वल टू डिफाइन किया जाता है BA cos थीटा से। फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। ये एक कॉइल के लिए, यदि n कॉइल की बात करें तो फाई इज इक्वल टू NBA लगा देते हैं आगे, NBA cos थीटा। यदि इसका डिफरेंशिएट करें तो d फाई अपॉन dt, समय के साथ डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे भी d बाई dt हो जाएगा, d बाई dt और NBA cos थीटा। अब किसी भी टाइम के ऊपर यदि अपन बात करें तो जो आपका कोण जानते हैं हम कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन
थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर अपन डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना। अब ये कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, है ना, हम जानते हैं ना ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी करते हैं अपन, उससे निकाल दिया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा इंटू टी। तो एन बी ए, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट है, उसका जो एरिया है कॉइल का वो भी कांस्टेंट है, और एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है। तो सीधे सीधे डिफरेंशिएट किसका होगा, कॉस ओमेगा टी का। तो डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन बी ए, तो बाहर आ गया, है ना, और डी बाई डी टी किसका हो गया, कॉस ओमेगा टी का। कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन, देखो जो फार्मूला है आपका डिफरेंशिएट का, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ए, बाहर आ जाता है एक्स के साथ में है तो, और ये हो जाए, ये आपका सॉरी कॉस से करेंगे इसको, माइनस में आएगा तो कॉस ए एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा कॉस का है तो, और ये हो जाएगा आपका साइन ए एक्स। ये फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ए एक्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन बी ए, तो ऐसा कैसा, और ओमेगा आपका बाहर आ गया, माइनस आपका बाहर आ गया, और ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी माइनस एन बी ए। और ये जो है पूरा, ये पूरा कांस्टेंट है ना, ये एन बी ए ओमेगा, ये पूरा के पूरा क्या है आपका कांस्टेंट है। और हम जानते हैं कि जो ई होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है फैराडे के द्वितीय नियम से, वो क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर आप डी फाई अपॉन डी टी की यदि वैल्यू रखें तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, माइनस भी साथ में। अब एन बी ए ओमेगा ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह अपन ई इज इक्वल टू ई जीरो रख देते हैं, और साइन ओमेगा टी। यह आपका जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए इक्वेशन आ गया, किसके अंदर, प्रत्यावर्ती धारा के अंदर जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का व्यंजक आ गया। या इसको अगर वोल्टेज के रूप में भी लिखा जाए तो V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, साइन ओमेगा टी। तो ये भी इसमें सिद्धांत के अंदर अपन इसको लिख सकते हैं कि ये जो है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यदि एक कुंडली की बात करें तो फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा से डिफाइन होता है। यदि एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा होगा। इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में फैराडे का द्वितीय नियम लगाया जाए तो हमको जो एक इक्वेशन प्राप्त होती है, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। यही प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की समीकरण है जो इस यंत्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रत्यावर्ती धारा डायनामो आप लोगों ने समझा है। पूरा अनुप्रयोग की बात हम कर लें तो अनुप्रयोग तो इसके बहुत सी जगह अपन देखने में आते हैं, जैसे जो बेसिकली ज़्यादातर यूज़ अपन देखते हैं कि जल विद्युत केंद्र जो होते हैं जहाँ पर वो टरबाइन के ऊपर पानी डाला जाता है और फिर आर्मेचर को घुमाया जाता है और वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे थर्मल वाले भी होते हैं जो ऊष्मीय शक्ति केंद्र होते हैं, वहाँ पर भी आर्मेचर और ये पूरा यूज़ करके और एसी करंट्स प्राप्त किया जाता है। न्यूक्लियर जो पावर हाउस होते हैं वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। मतलब तीनों प्रकार से आप देखें, पानी से भी अपन प्राप्त कर सकते हैं और थर्मल से भी हम प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ नाभिकीय शक्ति केंद्रों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये एसी करंट जो है पूरा कंप्लीट हुआ कि एसी जनरेटर जो है क्या होता है और किस प्रकार से इसके फंक्शन होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, और संरचना क्या होती है और बेसिक सिद्धांत इसका क्या है, और मैंने मैथमेटिकल प्रूफ भी इसका आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करके यहाँ पर बता दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए। इस यूनिट का ये लास्ट वीडियो था। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।